नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम 4 बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी। तो आज की पहली बड़ी खबर की शुरुआत करेंगे दिल्ली से, जहां बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी कर दिया है और अब उस पर जंग छिड़ गई है। वहीं दूसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां जेपीसी की बैठक में यूपी सरकार ने दावा किया है कि करीब 78% वक्फ की जमीन सरकार की है, जिस पर हंगामा भी हुआ। तीसरी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां शराब घोटाले मामले में लखमा की न्यायिक रिमांड की मांग की गई है। चौथी और आखिरी बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां 20 नक्सलियों के एनकाउंटर की खबर सामने आ रही है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबर। दिल्ली चुनाव के लिए भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने संकल्प पत्र का दूसरा भाग जारी किया। उन्होंने दिल्ली बीजेपी के ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि सत्ता में आने पर यूपीएससी और राज्य सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को 15,000 रुपए की सहायता देगी। इसके अलावा ऑटो टैक्सी चालक कल्याण बोर्ड बनाएगी। चालकों को 10 लाख रुपए का जीवन बीमा और 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा देगी। साथ ही दिल्ली के सरकारी शिक्षण संस्थानों में दिल्ली के जरूरतमंद छात्रों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी के दोनों संकल्प पत्र सिर्फ दिल्ली के लिए ही नहीं बल्कि देश के लिए खतरनाक है। ये बात बीजेपी ने खुद कबूली है। उन्होंने सीधे ऐलान कर दिया है कि वो दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे और दिल्ली के सरकारी स्कूलों में मिलने वाली फ्री शिक्षा भी बंद कर देंगे। चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मनीष अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मनीष जी, दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अब बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र का दूसरा भाग जारी किया है और कई घोषणाएं, या फिर ये कह लीजिए कि नहले पर दहला, किस तरीके से इस संकल्प पत्र को देखते हैं आप? दिल्ली के चुनाव के लिए देखिए संकल्प पत्र बीजेपी ने आज दूसरा भाग जारी करा, वादे कर रहे हैं। लेकिन इस बार जो इन लोगों के वाद में देखने से ये बात है कि केजरीवाल भी जो है अपनी जमीन खोते जा रहे हैं और बीजेपी को पूरी इस बार की वो चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि पूर्वी दिल्ली में देखा जाता था कि दिल्ली कमजोर होती थी, लेकिन अब दिल्ली से चुनाव का आगाज बीजेपी ने पूर्वी दिल्ली से ही करा है। उसमें अगर हम इन घोषणाओं को देखें तो ये सारी पार्टियों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि चुनाव का घोषणा पत्र बनाते वक्त वो राज्य की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए घोषणाएं तो करते हैं, लेकिन क्या इस तरीके से वो और राज्यों के छात्रों के संग या और राज्यों की जनता के संग अन्याय तो नहीं कर रहे। लेकिन केजरीवाल जी जो फ्री की राजनीति के लिए आए थे, उन्होंने ही ये ट्रेंड शुरू करा था फ्रीबीज ऑफर करने का। आज जब उनपे यही वापस आ रहा है दूसरी पार्टियों की तरफ से, तो उन्हें इस पर विश्वास नहीं हो रहा और वो बार बार इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल यहाँ पर अग्रवाल जी ये भी खड़ा होता है कि केजरीवाल ने बीजेपी के जो दोनों संकल्प पत्र है उन्हें दिल्ली के लिए ही नहीं बल्कि देश के लिए भी खतरनाक बताया। उनके इस आरोप से आप कितने सहमत हैं? केजरीवाल चाहते कि हर चीज का विरोध करना और उसको देश से जोड़ देना। केजरीवाल जी को ये बताना चाहिए ना कि खाली उनके आरोप लगाने से कि ये देश के लिए खतरनाक है, जब ये दिल्ली के चुनाव का घोषणा पत्र है तो ये देश के लिए क्यों खतरनाक है। लेकिन केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं समय, लेकिन फिर वो इस तरीके के आते हैं कि कोई भी चीज अगर उनके विरोध में होती है तो वो देश के लिए खतरनाक होती है। जब शुरू में वो शासन में आए थे तो वो कहते मैं अराजक इस तरीके की गतिविधियां करता रहता हूँ, और वो हर पार्टी पे आरोप लगाते थे कि सब पार्टी के नेता भ्रष्ट है। आज वो उन्हीं सब पार्टियों के संग मिलकर 24 का चुनाव लड़े, लेकिन उसको जीत पाने में जब वो असमर्थ रहे तो आज वो फिर सब अलग अलग लड़ रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि 24 में जून में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें केजरीवाल जी ने कन्हैया कुमार जी के लिए प्रचार करा था जो कांग्रेस के प्रत्याशी, और राहुल गांधी जी ने अपना वोट आम आदमी पार्टी को दिया था। लेकिन आज वो दोनों एक दूसरे से लड़ रहे, तो आदिवासी की बात का विश्वास जनता बहुत कम कर रही है। लेकिन जिस तरीके से अगर हम केजरीवाल की बात करें, उनका आरोप है कि बीजेपी मोहल्ला क्लिनिक जो है वो भी बंद कर देगी और बच्चों की जो सरकारी स्कूलों में मिलने वाली फ्री शिक्षा है वो भी बंद कर देगी। तो देखिए, इस तरीके की शिक्षा बंद कर कर, मोहल्ले में क्लिनिक बंद कर कर, क्या लगता है बीजेपी की जो राहें हैं वो आसान रहेंगी? केजरीवाल जी की राजनीति हमेशा आरोप की राजनीति रही है। उनका काम है आरोप लगाना
और जब वो आरोप सिद्ध ना कर पाए तो मांग लेना। ऐसे पुराने उदाहरण है कि उन्होंने उच्च न्यायालय और सर्वोच्च अपने आरोप के ऊपर बीजेपी के नेताओं से लिखित माफी मांगी है। तो आज उनको ये कैसे कराएंगे जनता को आरोप वो लगा रहे हैं ये सही है। अब केजरीवाल जी की ये पोल जनता के सामने खुल चुकी है कि केजरीवाल जी सिर्फ आरोप की राजनीति करते हैं और जैसे ही उनका मतलब पूरा हो जाता है उन सारे आरोपों को भूल जाते हैं और अगर जरूरत पड़ती है तो उन्हीं लोगों के खाते हैं। आप देखिए 2014 के चुनाव में जब केजरीवाल जी पहली बार चुनाव जीत के आए थे 28 सीटों के, तो कांग्रेस के विरोध में जीत के आए थे, शीला दीक्षित के घोटालों के विरोध में जीत के आया था। फिर उन्होंने उसी समय कांग्रेस की 8 सीटों का समर्थन लेते हुए सरकार बनाई थी। तो केजरीवाल जी अपना विश्वास और क्रेडिट धीरे धीरे जनता के बीते जा रहे हैं और इस बार दिल्ली के चुनाव में उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन मनीष जी, अगर हम इस संकल्प पत्र की बात करें तो बेरोजगार युवा, उनके लिए कोई घोषणा, कोई ऐलान नहीं किया गया। क्या लगता है कि इसका खामियाजा कहीं ना कहीं बीजेपी को देखना पड़ सकता है? देखिए, बेरोजगार युवाओं के लिए केंद्र सरकार की पहले से भी बहुत योजनाएं चल रही है, लेकिन चूंकि केजरीवाल जी विरोध की राजनीति करते हैं तो वो केंद्र को अपनी योजनाओं को दिल्ली में इम्प्लीमेंट नहीं करने देते थे। आप देखिए, उन्होंने आयुष्मान कार्ड की योजना को भी इम्प्लीमेंट, अब दिल्ली सरकार के विरोध के कारण जो 60 साल से ऊपर के लोग आयुष्मान योजना में भारत सरकार के आदेश पे आ रहे हैं वो भी नहीं आ पा रहे हैं। तो योजनाओं की कमी नहीं है, लेकिन प्रदेश सरकार को भाव छोड़ के केंद्र के संग सामंजस्य जनता के हित में उन योजनाओं को जनता तक ले जाना चाहिए, जिससे जनता का ज्यादा से ज्यादा हो। लेकिन वोट की राजनीति के कारण केजरीवाल जी ऐसा होना नहीं देना चाहते। अग्रवाल जी, हमने जिस तरीके से लोकसभा में देखा कि सातों की सातों जो सीट है वो बीजेपी के कब्जे में है, बीजेपी का दबदबा वहां पर कायम है सातों सीटों पर, तो क्या लगता है बीजेपी वही समर्थन फिर से जनता से पाना चाहती है जिस तरीके के संकल्प पत्र यहाँ पर जारी कर रही है? बीजेपी लोकसभा में हमेशा ही अच्छा प्रदर्शन करती है। पिछले 10 सालों में दिल्ली में उनका वोट प्रतिशत हमेशा 52 से 54% होता है और विधानसभा में 37 के आसपास होता है। उनका रिंग टैक्स है, लेकिन इस बार एंटी इनकम्बेंसी की वजह से केजरीवाल जी का दलित और पिछड़ा वोटर है वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट होता प्रतीत हो रहा है और कांग्रेस उस चुनाव को जो मजबूती से लड़ रही है, तो केजरीवाल मुस्लिम वोटों को पूरी तरीके से पाते थे, वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होकर इसे इस बार त्रिकोणीय चुनाव की वजह से बीजेपी की स्थिति पहले से बेहतर दिख रही है और उम्मीद है कि लगभग 50 सीटों के आसपास लाके वो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। ठीक है मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। लखनऊ में वक्फ संशोधन विधेयक के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी की बड़ी बैठक हो रही है। यूपी सरकार की तरफ से कृषि उत्पादन आयुक्त मोनिका गर्ग ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि यूपी में वक्फ की 14,000 हेक्टेयर जमीन है, इसमें से 11,000 हेक्टेयर सरकारी जमीन है। लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा और अयोध्या में स्थित बहू बेगम का मकबरा सरकार का है। हालांकि शिया वक्फ बोर्ड ने इसका विरोध किया। गोमती नगर के होटल मैरियट में सुबह 10:30 बजे से बैठक चल रही है। इसमें जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, यूपी सरकार में मंत्री दानिश आजाद समेत कई नेता शामिल हैं। मीटिंग में जेपीसी के सदस्य शिया वक्फ बोर्ड के पदाधिकारियों और शिया और सुन्नी वक्फ के मौलवियों से मिलेंगे। होटल से बाहर निकले अल्पसंख्यक मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जिन्होंने वक्फ संपत्ति पर कब्जा किया है वही बिल का विरोध कर रहे हैं। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ संवाददाता लखनऊ से अनूप मिश्रा जुड़ चुके हैं। अनूप, सबसे पहले तो ये जो खबर है इसको लेकर आपसे अपडेट जानना चाहेंगे कि आज जो है जेपीसी की जो बैठक लखनऊ में होटल मैरियट में आरंभ हुई है, सुबह 10:30 बजे से 1 बजे तक ये बैठक आरंभ हो रही है और इसकी दो पाली में बैठक आरंभ हो रही है, दूसरी पाली अभी बाद में होनी है। आज जब सुबह की बैठक हुई तो वहां पर आपको बता दें कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जो बैठक हुई उसमें उत्तर प्रदेश से जो मुख्य सचिव एस मोनिका गर्ग ने पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि लखनऊ में खास करके उत्तर प्रदेश की 14,000
एकड़ जो भूमि है, 14,000 एकड़ जो भूमि है, उसमें से करीब करीब 11,000 एकड़ जो है हेक्टेयर भूमि, 14,000 एकड़ भूमि, 11,000 एकड़ भूमि जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार की है, और जो 3,000 एकड़ की भूमि है वो वक्फ बोर्ड की है। इसको लेकर के जो इमरान मसूद है, जो कांग्रेस के सांसद हैं और सदस्य भी हैं जेपीसी के, वो भड़क गए। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सरकार हमारी जमीनें छीना जा रही है, हमारे पुरखे जहां पर दफन है, जहां पर उनका कब्रिस्तान बनाया गया है, जहां पर हम सालों से जो है वहां पर नमाज पढ़ते आ रहे हैं, उस जमीन को हमसे छीना जा रहा है। ये किसी भी तरीके से मान्य नहीं होगा। वहीं पे आपको बता दें, जो मौलवी है लखनऊ के सिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड के जो मौलवी हैं, उन्होंने भी खास करके इस पे ऐतराज जताया। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में जो 14,000 एकड़ वक्फ की भूमि है, जिसमें 11,000 एकड़ हेक्टेयर जो भूमि है वो उत्तर प्रदेश सरकार है, जिसमें छोटा इमामबाड़ा। लेकिन अनूप ये वक्फ बोर्ड की जो जमीन है, अनूप जिस तरीके से आपने बताया कि 14,000 हेक्टेयर वक्फ बोर्ड की जमीन है, उसमें यूपी सरकार दावा कर रही है कि 11,000 हेक्टेयर जमीन हमारी है। तो ये जो दावा किया जा रहा है सरकार की तरफ से, किस आधार पर ये दावा किया जा रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं, उसमें जो 11,000 हेक्टेयर जमीन है, उसमें आपको बता दें छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा, और तीसरी जो जमीन है अयोध्या की बहु बेगम मकबरा, ये अपने आप में बहुत बड़ी संपत्तियां हैं। ये कह सकते हैं कि पुराने लखनऊ का जो आधा हिस्सा है वो इन्हीं में समाहित हो जाता है। इसके साथ साथ लखनऊ और उत्तर प्रदेश की अन्य बहुत सारी जो संपत्तियां सरकारी हैं, उसको भी इसमें शामिल किया गया है। जो 3 मुख्य संपत्तियां आपको बता दें, छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा, वो बहु बेगम का मकबरा अयोध्या का है। यही करीब करीब जो है ठीक ठाक जो हेक्टेयर जमीन है, हजारों में हेक्टेयर जमीन है, इसको इसी के आधार पर जो है ये कहा जा रहा है कि सरकार ने चूंकि डेटा बनाया है, सरकार के चकबंदी आयुक्त और कृषि उत्पादन आयुक्त भी उसमें शामिल रहे हैं। आपको बता दें कि जो है इसमें अन्य लोगों की बात की जाए तो जो लखनऊ के ही राज्यसभा सांसद हैं ब्रजलाल, जो उसके जेपीसी के सदस्य हैं, वो भी शामिल हुए हैं। उन्होंने भी कहा है कि जितनी भी जमीनें हैं सरकारी वापस ली जाएंगी। उत्तर प्रदेश सरकार के जो मंत्री है दानिश आजाद और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर, वो भी इसमें शामिल हुए हैं। ओम प्रकाश राजभर जब बैठक से बाहर निकले, उन्होंने पत्रकारों से बताया है कि जिस तरीके से जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं जिन्होंने अवैध संपत्ति पे कब्जा कर रखा है, वही इसका विरोध कर रहे हैं। क्योंकि ये जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, ये गरीबों के लिए, ईसाइयों के लिए, वंचितों के लिए है, ना कि ये किसी की जागीर है। इसको लेकर के जो है उन्होंने कहा है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि सिया वक्फ बोर्ड ने भी इसका विरोध किया है, और खासकर जो लखनऊ के एक जाने माने मौलाना है, मौलाना रशीद फिरंगी महली, उन्होंने कहा कि सरकार हमारी बात जरूर सुनेगी, हम सरकार से बात करेंगे, लेकिन जो सब तरीके से सरकार वक्फ बोर्ड की संपत्ति को हड़पना चाह रही है, वो कहीं न कहीं जो है नाजायज है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने भी इसका कड़ा विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि हमारी आज वक्फ बोर्ड की संपत्ति छीनी जा रही, कल हमारी संपत्ति छीनी जाएगी। अनूप, जिस तरीके से अल्पसंख्यक मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बयान सामने आया है, अल्पसंख्यक मंत्री ओम प्रकाश ने जो बयान दिया है कि वक्फ संपत्ति पर कब्जा करने वाले ही अब बिल का विरोध कर रहे हैं, ये जो बयान उनका सामने आया है, इसका क्या तात्पर्य है, क्या मतलब निकाला जाए इस बयान का? जी बिल्कुल, देखिए ओम प्रकाश राजभर चूंकि गठबंधन के मंत्री हैं और यहाँ पे अल्पसंख्यक मंत्री भी हैं, और उनकी जो उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि जो भी लोगों ने जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति पे कब्जा किए हुए हैं, केवल उन्हीं को परेशानी हो रही है। उन्होंने इशारों में बहुत सारे लोगों का नाम लिए बगैर बताया कि कई लोगों ने संपत्ति को कब्जा कर रखा है। तो यहाँ पर तो अनूप, अगर देखा जाए तो यहाँ तो ओवैसी है, वो भी विरोध कर रहे हैं, तो क्या कहीं ना कहीं कब्जा उनका भी है? क्योंकि जिस तरीके से आपका कहना है कि उन्होंने इशारों में बोला कि जिसने कब्जा किया है संपत्ति पर, वो यहाँ पर विरोध जता रहे हैं, तो विरोध तो यहाँ पर ओवैसी भी जता रहे हैं। देखिए आपको बता दें कि जैसे उत्तर प्रदेश सरकार की जो 14,000 एकड़ में जो 11,000 हेक्टेयर की जो जमीन है सरकारी है, उसमें आपको बता दें कि जो छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा और बेगम गहू का मकबरा है, ये अभी भी वक्त के उसको संचालित करता है, और उसका जो उससे आमदनी होती है वहां पर वो लोग लेते हैं। तो कहीं न कहीं इसको लेकर भी सरकार, क्योंकि ये जो है कहीं न कहीं जो हेरिटेज जोन घोषित है, ये सरकारी संपत्ति मानी जाती है, उसका रखरखाव भी सरकार के द्वारा किया जाता है, पैसा भी सरकार लगाती है,
तो सरकार का ये दावा है कि ये संपत्ति वक्फ बोर्ड की कैसे हुई। बहुत सारी जो पुरानी जमीनें हैं, पुरानी बिल्डिंगें हैं जो हेरिटेज घोषित हो चुकी हैं, वो सरकार के अधीन है, सरकार ही उसका रखरखाव करती है, जिसमें बहुत सारे किले हैं, बहुत सारे बाड़ियां हैं, बहुत सारे जो है इमामबाड़ा है। तो इस तरीके की संपत्तियों पे कब्जा है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि बहुत सारी सरकारी जमीन है, जिसमें आपको बता दें नगर निगम की जमीन है, नगर पालिका की जमीन है, ग्रामीण जो है ग्राम पंचायत की जमीन है, उन जमीनों पर भी काफी जगह वक्फ का कब्जा है। तो उसको भी हटाने के लिए कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार ये दावा कर रही है कि ये जमीनें भी सरकार के द्वारा है। और इसी को देख के ओम प्रकाश राजभर जो है, उन्होंने कहा कि उन्हीं लोगों को दर्द हो रहा है, वही लोग जाकर के इन लोग के पास जो इनके नेता हैं उनके पास जा रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि ये हमारी संपत्ति है, जबकि हकीकत में ये उत्तर प्रदेश सरकार की सरकारी संपत्ति है और ये किसी का मालिकाना हक इस पे नहीं है। जो सिया वक्फ बोर्ड के जो है सिया पर्सनल बोर्ड है, इसके साथ साथ में सुन्नी वक्फ बोर्ड है, उन सभी लोगों के जो नुमाइंदे हैं, उनके जो मौलाना है, इसमें शामिल हुए थे। अभी दूसरी मीटिंग में जो जेपीसी में राज्यसभा सांसद ब्रजलाल शामिल होंगे और जो मौलाना है वो भी शामिल होंगे, उनके सुझाव भी लिए जाएंगे। और ये जो बैठक है, ये उत्तर प्रदेश में आखिरी बैठक है। इसके बाद ये बिल जो है सदन में पेश किया जाएगा संसद में, और इसके बाद उस पर बहस होगी। बहस के बाद वो पास किया जाएगा या नहीं पास होगा, जो भी समय बताएगा। वर्तमान में चूंकि प्रत्येक राज्य में जेपीसी की बैठक होनी है और प्रत्येक राज्य में जो जेपीसी की बैठक होनी है, उस बैठक में वहाँ के जो मौलाना है, वहाँ के जो वक्फ बोर्ड के सदस्य हैं, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं और वहाँ के जो उस सरकार के अल्पसंख्यक मंत्री हैं, उन सभी की इसमें सहभागिता होनी है और सहभागिता के आधार पर विचार विमर्श किया जाना है। विचार विमर्श करने के बाद भी जो समाधान निकाला जाएगा और इसके साथ साथ में जो भी मौलाना है या सदस्य है, उनके जो सुझाव होंगे, उन सुझाव को भी जो है इसमें शामिल किया जाएगा और इन सुझाव को भी उस जेपीसी जो रिपोर्ट बनाई जाएगी उसमें शामिल किया जाएगा। इसके बाद पूरे भारत की जो रिपोर्ट बनेगी, उस रिपोर्ट के आधार पर तय होगा कि इस बोर्ड में, इस जेपीसी इन संशोधन बोर्ड तो संशोधन विधेयक है, उसमें क्या संशोधन करेगी, उसके बाद इसको पास करेगी। ठीक है अनु, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के मामले में ईडी ने पूर्व मंत्री कवासी लखमा के खिलाफ 14 दिन की न्यायिक रिमांड की मांग की है, लेकिन कस्टोडियल रिमांड की मांग नहीं की। ईडी के वकील ने कोर्ट में अपनी दलील पेश करते हुए कहा कि लखमा को न्यायिक रिमांड पर भेजा जाए ताकि जांच की प्रक्रिया में सहयोग किया जा सके। कोर्ट में ईडी के वकील ने लखमा पर आरोप लगाए हैं, उनका नाम इस शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है और जांच में उनका सहयोग आवश्यक है, लेकिन पूछताछ में वो बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रहे। ऐसे में कवासी लखमा को रायपुर जेल भेजा जा सकता है, जहां वो अपनी न्यायिक रिमांड की अवधि पूरी करेंगे। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में रिमांड पर चल रहे पूर्व मंत्री कवासी लखमा को आज रायपुर के स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया है। चलिए ज्यादा जानकारी देंगे, रायपुर से संवाददाता प्रवीण मनहर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण, जब कोई व्यक्ति अगर जांच में सहयोग ना करे तो सबसे पहले तो उसके लिए प्रावधान क्या रखा गया है? देखिए, जिस तरीके से अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले की, तो इस तरीके से कवासी लखमा जो आबकारी मंत्री रहे हैं उनको जो है ईडी ने गिरफ्तार किया। ईडी की जो वकील है उन्होंने साफ कहा है जो कवासी लखमा है वो ईडी के पूछताछ है उस पर जो है रोक नहीं कर रहा है। हालांकि इस तरीके से बयान सामने आए हैं कवासी लखमा का, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मैं जो है ईडी यानी परिवर्तन नहीं देता, हालांकि तमाम जो पूछताछ है उस पर सहयोग कर रहा हूँ और ईडी मुझे परेशान नहीं कर रही है। तो कहीं न कहीं दोनों का जो बयान है वो एक दूसरे के ऊपर आरोप है। हालांकि आपको बता दें कि ईडी ने लगातार पूछताछ को करती रही थी। पिछले बार जब कवासी लखमा को गिरफ्तार किया तब 14 दिन की रिमांड मांगी थी, हालांकि 14 दिन तक यानी आज तक का 21 जनवरी तक का रिमांड मिला था, लेकिन अब इस 14 दिनों का न्यायिक रिमांड इस बार जो है कवासी लखमा को मिला है और कवासी लखमा न्यायिक रिमांड कर रहे हैं और लगातार जो ईडी के वकील है सौरभ पांडे वो आरोप लगाने की जो पूर्व मंत्री है कवासी लखमा वो जो है पूछताछ के सहयोग नहीं कर रहे।
जब आज इनको कोर्ट लाया गया तब कोर्ट में जब गलती हुई उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं पूछताछ पूरा सहयोग कर रहा हूँ और ईडी मुझे पर काम नहीं कर रही है, मुझे समय समय पर खाना दे रही है, तमाम की बात वो करते हुए नजर आए। लेकिन सवाल सबसे बड़ा खड़ा ये होता है कि आखिर ईडी के वकील ऐसा क्यों कह रहे हैं कि पूछताछ में कवासी लखमा जो है वो सहयोग नहीं कर रहा है। एक तरफ कवासी लखमा कहते हुए नजर आते हैं कि मैं पूरा सहयोग कर रहा हूँ, मुझे कानून की भरोसा है, ये जो है मुझे ईडी की गिरफ्तारी हो चुनाव का शिकार मुझे बनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो बस्तर में नगरीय निकाय चुनाव जीत सके, इसलिए मुझे बैक फुट पर लाने की जो है वो कोशिश कर रही है। तमाम मुद्दे हैं इस तरीके से प्रक्रिया में बात करें, हालांकि इस तरीके से 2000 करोड़ रुपए शराब घोटाला मामला है, उसमें कई एक दर्जन से अधिक लोग निकाली और जेल में बंद है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा गिरफ्तारी हुई सवाल प्रवीण, जिस तरीके से उन पर आरोप लग रहे हैं कवासी लखमा पर, जिस तरीके से ईडी के वकील आरोप लगा रहे हैं कि वो पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो क्या लगता है अगर ये आरोप सिद्ध होते हैं तो कोई एक नई कार्रवाई उन पर हो सकती है लखमा पर? देखिए, जिस तरीके से उन्होंने लगातार कहा है कि बहुत सारे ऐसे कमीशन का जो एक नए कमीशन से जुड़ी हुई जो बातें हैं वो सीधे तौर पे वो कवासी लखमा यानी कि पूर्व मंत्री अबकारी मंत्री हैं उनसे जुड़ा हुआ। हालांकि एक तरफ ईडी लगातार पूछताछ तो कर रही है, 7 दिनों का उसका रिमांड आज खत्म हुआ, अब उनको जो है 14 दिनों का और रिमांड मिल गया है। तो आखिर तमाम चीजों पर पूछताछ हो रही है, सहयोग नहीं कर रहे हैं ऐसा ईडी का आरोप है। क्या इस पर और किसी तरीके की जो कानूनी लड़ाई है वो ईडी एफआईआर पर किसी तरह के और बात करके इसको जल्दी रास्ता निकाला जाएगा? हालांकि ईडी की वजह से लगातार कार्रवाइयां करते हुए पूछताछ तो कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से उस दिन भी जब कोर्ट में जब पेश किया गया कवासी लखमा को, तो ईडी के वकील ने कहा है जो है ईडी क्या जो है वो नहीं कर रहे कवासी लखमा, और आज फिर से एक बार कहते हुए नजर आए कि कवासी जो लखमा है पूर्व मंत्री है वो ईडी के पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज की आके पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है प्रवीण, कैसे हो रहा है? ठीक प्रवीण, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। चलिए चौथी और आखिरी बड़ी खबर में बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां गरियाबंद जिले में 20 नक्सलियों के एनकाउंटर की खबर है। 15 के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। इन सभी के शव और हथियार मिल चुके हैं। इसमें 1 करोड़ का इनामी जयराम भी मारा गया है। बता दें कि रविवार की रात मुठभेड़ हुई। मंगलवार की सुबह नक्सलियों को मारने की बड़ी खबर सामने आई। मुठभेड़ अभी खत्म नहीं हुई है। जवानों की कामयाबी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश में नक्सलवाद अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर पर स्थित भालू डिग्गी के जंगल में 1000 जवानों ने करीब 60 नक्सलियों को घेर रखा है। बैकअप पार्टी भेजी गई है और ड्रोन से नजर रखी जा रही है। पहले फोर्स का 15 से 20 किलोमीटर का घेरा था, अब नक्सली 3 किलोमीटर में सिमट गए हैं। सभी 60 नक्सलियों के मारे जाने की संभावना है। वहीं एक जवान घायल हुआ है, जिसे एयरलिफ्ट कर रायपुर लाया गया। गरियाबंद एसपी निखिल राखेजा, ओडिशा के एसपी और कोबरा कमांडेंट डीएस कथित ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। चलिए ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ स्टेट हेड डॉक्टर संजय शेखर जुड़ चुके हैं। संजय जी, ये जो ऐलान किया गया था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कि 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बना देंगे, तो क्या उसी की तरफ, उसी की कड़ी में ये कदम माना जाए? निश्चित तौर पर उसी कड़ी में कार्रवाई है और बड़ी कार्रवाई है, जिसको उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के फोर्स के साथ सेंट्रल जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, सीआरपीएफ, उस सब ने मिलकर के इसको अंजाम दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कार्रवाई में जो माओवादियों के मेंबर है जयराम, उस पर करीब 1 करोड़ रुपए का इनाम था। तो ये बड़ी कार्रवाई हुई है और बड़ी सफलता सुरक्षा बलों के लिए है। और विशेष तौर पे जो माओवादियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, और केंद्रीय गृह मंत्री ने जो बात की है कि 2026 तक छत्तीसगढ़ और देश से लेकिन
संजय जी, इस तरह से एनकाउंटर पर एनकाउंटर करके क्या लगता है आपको, क्या नक्सलवाद इससे खत्म हो जाएगा? क्योंकि नक्सली तो खत्म हो रहे हैं, लेकिन नक्सलवाद कभी भी कहीं भी पनप सकता है। तो क्या लगता है कि एनकाउंटर पर एनकाउंटर इस तरीके से नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, या फिर ये जो नक्सलवाद को खत्म करने का एक प्लान तैयार किया गया है, इसके साथ साथ जो सरकार है, क्या विकास भी वहां के लोगों को मुहैया करा रही है? क्योंकि इन्हीं लोगों में से एक नक्सलवादी पैदा होता है। निश्चित तौर पर ये नक्सल संजय जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही। नहीं किया जा सकता है, लिहाजा इसके साथ साथ डेवलपमेंट करने पड़ेंगे और माओवादियों को पीछे धकेलने के साथ ही वहाँ पर विकास के काम को भी आगे बढ़ाना। वही कह रही हूँ संजय जी कि नक्सली तो खत्म हो रहा है, लेकिन नक्सलवाद मिटाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? पुलिस स्तर पर भी कार्रवाई की जा रही है। जो अंदरूनी इलाके हैं वहाँ पर डेवलपमेंट के वर्क जो है वो लगातार हो रहे हैं, सड़कें बनाई जा रही है, विकासात्मक योजनाएं जो है वो पहुंचाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। नियत सरकार ने शुरू की है वो उसी की एक कड़ी है और केंद्र सरकार की तरफ से भी स्पेशल असिस्टेंस माओवाद प्रभावित लोग दिए जा रहे हैं आकांक्षी जिलों की तरफ। तो मुझे लगता है कि सभी स्तर पर सरकार काम कर रही है, केंद्र और राज्य सरकार मिल करके, और इसका असर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। बिल्कुल संजय जी, जिस तरीके से एक के बाद एक तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं नक्सलवाद को लेकर, क्या लगता है 2026 का जो लक्ष्य रखा गया है कितनी करीब है सरकार और कितना कामयाब इस लक्ष्य को पाने में हो पाएगी? देखिए, एक पत्रकार के तौर पे ये कहना बहुत है, लेकिन ये बात सही है कि जिस तरीके से कार्रवाई की है और जितना युद्ध स्तर पर काम हो रही है और व्यवस्थित तरीके से कार्रवाई हो रही है, उससे नक्सलवादियों की कमर टूटी है। नक्सलवादियों की जो पूरी उसकी लड़ाई थी वो बहुत कमजोर हुई है, माओवादी कमजोर हुए हैं और इसका लाभ निश्चित तौर पर जो नक्सल मुक्त या नक्सल मुक्त देश है उस पर असर पड़ेगा। और इसी तरह से अगर चलता रहा तो मुझे लगता है कि 2026 तक बहुत कमजोर हो जाएंगे माओवादी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थी 4 बड़ी खबर, जहां हमने आपको दिल्ली, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबर से रूबरू कराया। कल फिर हाजिर होंगे 4 बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।